हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, तारीख है आज 2 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज बैकग्राउंड में थोड़ी आवाजें जरूर आ रही होंगी क्योंकि बगल में रामायण का पाठ माइक पर हो रहा है, तो उस आवाज को नजरअंदाज करके वीडियो की आवाज पर फोकस रखने का प्रयास कीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है अनपैकिंग ए कॉनेंड्रम। बेसिकली कॉनेंड्रम का मतलब क्या होता है? पहेली। पहेली, एक जो पहेली बन गई। किस पूरा आर्टिकल किसके बात कर रहा है? मंकी पॉक्स बीमारी, जो आज के समय में एक पहेली बनी हुई है, उसको सुलझाने की बात इसमें कही जा रही है कि बेसिकली जो मंकी पॉक्स बीमारी से पहली मृत्यु भारत में हो चुकी है केरला में, और जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उनको ये बीमारी यूएई में, वहां पर ये इस बीमारी से पॉजिटिव हुए थे। हालांकि इस बीमारी में जो मृत्यु दर है वो उतनी ज्यादा नहीं है। WHO के मुकाबले यदि बात की जाए तो जो फैटेलिटी रेशियो होता है, जो मृत्यु दर होता है मंकी पॉक्स बीमारी में, वो लगभग 0 से 11% के बीच जो आम जनता होती है उसके बीच में रहता है। किंतु जो बच्चे होते हैं वहां पर फैटेलिटी रेशियो उनका ज्यादा होता है। और हाल फिलहाल में क्या देखा गया है, जो बीमारी मंकी पॉक्स है, इसका जो फैटेलिटी रेशियो, जो मृत्यु दर है, वो लगभग 3 से 6% के आसपास है। किंतु फर्टिलिटी रेशियो यदि ज्यादा नहीं है तो भी जो भी अथॉरिटीज हैं उनको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहना होगा, उनको बिल्कुल सचेत रहना होगा, जिससे इस पर काबू पाया जा सके। अभी इस बीमारी का कुछ समय पहले पहला केस अफ्रीका के बाहर यूके में आया था, और अभी देखते देखते लगभग 76 देश ऐसे हैं जहां पर ये बीमारी अफ्रीका के बाहर फैल चुकी है। और बेसिकली ये बीमारी कैसे फैलती है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन से और क्लोज कांटेक्ट से। और इसमें भी जो मेन टू मेन है कांटेक्ट, उससे ये ज्यादा बीमारी फैलती है, पुरुषों से पुरुषों में। तो बेसिकली ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, अनलाइक जो कोविड, जो कोरोना था वो एयरबॉर्न डिजीज थी। किंतु इससे कहीं पे भी जो हेल्थ अथॉरिटीज है उनको राहत की सांस या कहीं पे भी कंफर्ट नहीं लेना चाहिए। बेसिकली भारत ने क्या किया, अभी एक टास्क फोर्स की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है जो कि इस बीमारी की निगरानी किया जा सके। इसके अलावा जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने जो वायरन के जो स्ट्रेन है मंकी पॉक्स बीमारी को, उसको भी आइसोलेट कर लिया। साथ साथ में जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं उनको भी इनवाइट किया गया है, जिससे कि वैक्सीन, इस बीमारी के लिए जो वैक्सीन बन सके उसमें उनका सहयोग लिया जा सके। इसके अलावा जो दूसरे जो डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं उसको भी बनाने के लिए उसको प्रपोजल दिया जा चुका है। इसमें आगे ये बात कही जा रही है कि इस बीमारी का प्रसार उतना तेज, उतना ज्यादा नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है। किंतु जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए, इस वक्त सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होगा? एक प्रॉपर कम्युनिकेशन। जो लोग हैं उनको जानकारी पहुंचाना, उनको अवेयर करना। अवेयर किस बारे में? पोटेंशियल सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। मंकी पॉक्स जो बीमारी है ये कितनी सीवियर है, कैसे इसके लक्षण है, कैसे इनसे बचा जाएगा, यदि बीमारी हो जाती है तो किस तरीके से इसको डील किया जाएगा, पहला कदम क्या होगा। जिस तरीके से कोरोना वायरस में लोगों के बीच में जागरूकता का प्रसार किया गया था, जरूरत वैसे ही ठीक है गवर्नमेंट द्वारा इस बीमारी में भी लोगों को जागरूक किया जाए। तो बेसिकली ये आर्टिकल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगले आर्टिकल की हम बात करें तो दोस्तों ये आर्टिकल है री इंजीनियरिंग इंडियाज कॉन्शियसनेस। भारत की जो अंतरात्मा है उसको फिर से री इंजीनियरिंग करने की बात कही जा रही है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो भारत की जो डेमोक्रेसी, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको बेसिकली उसको अपहरण कर लिया गया है, उसको हैक कर लिया गया है। ये इस पूरे आर्टिकल का जो क्रक्स है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो नफरत है, जो हिंसा है, ये इतनी ज्यादा फैल गई है कि जो कुछ समय पहले तक इनको लोकतंत्र में जो सोचना बिल्कुल एक तरीके से इनको सोचा नहीं जा सकता था, अब ये भविष्य में इनसे एकदम ये इनएविटेबल हो गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि अब ये होके रहेंगे। इनको हटने, इनसे परे जो लोकतंत्र है उसकी कल्पना, भविष्य के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा पा रही है। और ये कहने का प्रयास किया जा रहा है जो भारत का लोकतंत्र है वो बिल्कुल उसका अपहरण, उसकी अंतरात्मा का अपहरण कर लिया जा चुका है। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये
सत्ता और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसमें विशेष विचारधाराओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, और किस तरीके से जो पार्टी, जो सत्ताधार पार्टी है, उसके अलावा इसमें आरएसएस पे काफी बात कही गई है पूरे आर्टिकल में कि किस तरीके से एक विशेष विचारधारा का प्रसार समाज में किया जा रहा है, जो भारत का जो मूल है उससे किस तरीके से उससे खिलवाड़ की जा रही है। कहीं पर इसमें जो बात कही जा रही है कि जो एक विशेष धर्म, विशेष विचारधारा, विशेष लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए सोशल मीडिया, मीडिया और उसके अलावा जो फिल्म होते हैं, इसके अलावा जो हाई पोस्ट पे जो बैठे हुए जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो भी किस तरीके से एक विशेष जो विचारधारा है उसको प्रमोट कर रहे हैं या उसके एक यंत्र बनकर रह जा रहे हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल इसके इर्द गिर्द घूम रहा है और इसमें कहने का प्रयास ये किया जा रहा है कि भारत को इन सब चीजों से बचना होगा, और यदि बदलाव चाहिए तो उसके लिए काफी वृहद प्रयास करने होंगे, और वो प्रयास हवा में नहीं, वो ग्रास जो रूट होता है, जो जमीनी प्रयास होगा उसको करना होगा। वो प्रयास मोहल्ले से शुरू होना चाहिए, मोहल्ला, नुक्कड़, पंचायत, एकदम जो ग्रास, जो रूट लेवल के जितने भी एफर्ट होते हैं उनको करके ही वहां पर जो पॉजिटिविटी होती है उसको फैलाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो भारत के लोकतंत्र का जो मूल है, जो बंधुत्व है, जो प्रेम है, उसको लोकतंत्र खो न दे। इसका प्रयास करने का सभी को, जो भी जमीनी रूप से जो उसका प्रयास कर सके, और विशेष तौर पर जो जनता है, जो लोग हैं, जो लोकतंत्र की जो नींव होते, जो आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा कौन होते हैं? लोग। तो उनको यह प्रयास करना होगा कि अपने अंतरात्मा को मरने न दें, जिससे कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी अंतरात्मा जीवित रहे। आगे आर्टिकल की बात की जा रही है दूसरे, तो वो है लैंग्वेज एज अ बैरियर। दोस्तों बेसिकली ये आर्टिकल जो इर्द गिर्द घूम रहा है कि अभी कुछ समय पहले जो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह जी, तो उनके द्वारा अभी इस बात पर जोर दिया गया था कि जो हायर जो एजुकेशन होता है, जो उच्च शिक्षा होती है, उसको जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं उसमें करना चाहिए। जो भारतीय जो लैंग्वेज होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, उड़िया हो, जो भी दूसरे हो, असमी हो, विभिन्न विभिन्न जिस प्रदेश की जो भाषा है, जो हमारी जो विभिन्न जो उसमें शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, बाई शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, बेसिकली उस पर हमको उनको प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि इवन जो हायर जो स्टडीज होती है वो उन लैंग्वेजेस में हो सके, चाहे वो मेडिकल स्टडीज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टडीज हो, वो लॉ स्टडीज हो, एटसेट्रा। तो बेसिकली इसमें ये बात आगे कही जा रही है कि जो लगभग जो 95% जो विद्यार्थी होते हैं जिनकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो उनके मातृभाषा में होती है, पर आगे चलने पर उनको भाषाई जो विभेदीकरण होता है उसका शिकार उनको हो जाना पड़ता है, क्योंकि जो उच्च शिक्षा है उसमें जो अंग्रेजी भाषा, उसका वर्चस्व, उसका जो प्रभुत्व है वो काफी ज्यादा है। और ऐसे में क्या होता है, एक बच्चा मेधावी होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ भाषाई आधार पर वो अपनी प्रतिभा का उतना प्रदर्शन नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। तो इसको बचने के लिए जो मदर टंग है, जो भारतीय भाषा, उनको प्रमोट करना चाहिए। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी जो भारतीय लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने की बात कही गई है उच्च शिक्षा में। और इसी के साथ जो AICTE है इसने क्या कर दिया है कि अभी जो 19 इंजीनियरिंग कॉलेज 10 राज्य में थे उनको लगभग 6 भारतीय भाषाओं में अपने कोर्स चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा एक उन्होंने ट्रांसलेशन का टूल भी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भी बनाया, जिससे क्या होगा, जो अंग्रेजी भाषा में जो भी मटेरियल जो अंग्रेजी भाषा से वो ट्रांसलेट करेगा किसमें, 11 भारतीय भाषाओं में जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसको वो 11 भारतीय भाषाओं में चलाएगा। इसके अलावा स्वयं पोर्टल की भी बात कही गई है, जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा जो पॉपुलर जो कोर्सेज हैं उनको भारतीय लैंग्वेज में चलाया जा रहा है। स्वयं पोर्टल एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में जो भारतीय भाषा है उनको प्रमोट करने की बात कही गई है, पर इसमें आगे इस
बात पर भी जोर दिया गया है कि सिर्फ प्रमोट करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पर प्रमोट करने के पीछे जो तार्किकता है उसको नहीं भूलना चाहिए। और साथ साथ में ऐसा ना हो कि जो ट्रांसलेशन का कार्य है, जो कोर्सेज को ट्रांसलेशन का कार्य हो गया, जो सामग्री होती है, स्टडी मटेरियल होता है, उनको ट्रांसलेशन करने में कोई भी हड़बड़ी की जाए, ताकि जो मेन उद्देश्य, जो मेन क्रक्स है, उसको ऐसा ना हो कि कोर्सेज खो दें। इसमें तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिसमें कि जो इंजीनियरिंग जो वहां पे हो रही थी उसको तमिल मीडियम में शुरू किया गया था, पर आगे चल के देखा गया इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ा। और बेसिकली ये क्या हुआ, एक तरीके से जो राजनीतिक जो हथियार है वो बनकर सिर्फ रह गया। तो बेसिकली क्या होगा कि जो आर्टिकल में बात कही जा रही, जो केंद्र सरकार है उनको क्या ट्राई करना चाहिए कि जिससे कि जैसे कि अगर इसमें बात कही जा रही है कि मान लीजिए लॉ को ट्रांसलेशन करना है, लॉ को हम ट्रांसलेशन जो लोकल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया, उड़िया में ट्रांसलेट कर दिया गया, तमिल में ट्रांसलेट कर दिया गया, बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया गया, पर इन ट्रांसलेशन का क्या ही फायदा होगा? बच्चा तो लॉ को इनमें पढ़ लेगा, पर क्या जो कोर्ट है उसमें जो भाषा है, जो संवाद की भाषा होती है, जो पूरा कार्य प्रणाली वहां पर चलती है, क्या वो इन भाषाओं में कोर्ट अलाउ करता है? अभी भी कोर्ट में जो भाषाई प्रभुत्व है वो किस भाषा का है? वो अंग्रेजी का है। जो सुप्रीम कोर्ट हो, इवन जो हाई कोर्ट है, वहां पर जो मेन जो जिरह होती है वो अंग्रेजी भाषा में ही होती है। तो जब तक, यदि लॉ पर्टिकुलर एग्जांपल की बात की जा रही है कि जब तक कोर्ट में बाकी भाषाओं में कार्यों को अनुमति नहीं मिलता है, तब तक सिर्फ और सिर्फ इनमें जो पढ़ाई है करके विद्यार्थियों को यदि इन भाषाओं में पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित कर भी दिया जाता है और पढ़ाई उनकी हो भी जाती, तब भी वो जो ग्राउंड है, जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक स्वरूप पर, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहां पर आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो अंग्रेजी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंग्रेजी के खिलाफ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। जहां पर उसकी जरूरत है उसको बने रहने देना चाहिए। जबरदस्ती अंग्रेजी का प्रयोग करने से बचना होगा, पर जहां पर अंग्रेजी की जरूरत स्वाभाविक समझ में आती है वहां पर उसकी जरूरत को बने रहना देना होगा। सिर्फ ये एक विदेशी भाषा है, इसलिए इसका बहिष्कार करना कहीं से भी तार्किक नहीं होगा। और अंत में इस आर्टिकल में बात कही जा रही है कि यदि गवर्नमेंट वाकई में काफी सीरियस है कि जो हायर एजुकेशन को इंडियन लैंग्वेजेस में करना होगा, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो इसके फायदे और जो नुकसान है, जो प्रॉस और कॉन्स होते हैं, उसको उस पर एक वृहद, एक डीप स्टडी करके तब जो भी रिजल्ट आते उसके आधार पर परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों आगे नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आर्टिकल है यूजिंग अ रूपी रूट टू गेट अराउंड अ डोमिनेटिंग डॉलर। बेसिकली अभी देखा भी जा रहा है कि लगातार जो करेंसी हमारी वो डिप्रिशिएट कर रही है, और इवन अभी वो कुछ दिन पहले 80 के पार भी हो गई थी, और अभी भी लगभग वो 80 के आसपास ही गुजर रही है, 79 to 80 के बीच में वो फ्लोट कर रही है। ये कंडीशन सिर्फ भारतीय रुपये की नहीं ही है, ये दुनिया भर की जो मेजर इकोनॉमी है, लगभग सारी इकोनॉमी की जो भी करेंसी है वो सब डिप्रिशिएट कर रही है। और सिर्फ एक करेंसी इस समय जो अप्रिशिएट कर रही है वो कौन सी है? डॉलर अप्रिशिएट कर रही है। और इसके अप्रिशिएट का कारण भी है। कारण क्या है कि अभी अमेरिका में क्या था कि जो इन्फ्लेशन बढ़ने, वहां पे इसके डर से कि इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा था, उसके लिए जो वहां पे जो फेडेक्स जो वहां की फेडरल जो बैंक है, उन्होंने क्या कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को काफी टाइट कर दिया और जो बैंक रेट है उनको बढ़ा दिया, जिससे कि अब क्या है, जो आसानी से जो डॉलर बाजार में आ जा रहे थे उस पर लगाम लग गई। अब जो डॉलर है वो जो बाहरी मार्केट है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उस पर आसानी से डॉलर नहीं आ पा रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां पर जो डॉलर है उसकी कमी हो गई। एक तो रीजन ये रहा कि डॉलर की कमी हो गई। दूसरा क्या रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो लेन देन होता है, वो सबसे मेजर जो लेन देन होता है, जो सबसे एक जो डोमिनेंट जो करेंसी है वो भी डॉलर है। तो इसकी जो मांग है, एक तो इसकी जो सप्लाई है वो भी कम हो गई, लेन देन में जो मांग है वो भी बढ़ रही है। इसके अलावा अभी जो रशिया यूक्रेन जो विवाद है, जो युद्ध चल रहा है,
उससे लगातार जो ऑयल प्राइजेस हैं, जो फूड प्राइजेस हैं, एटसेट्रा, वो बढ़ रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो रॉ मटेरियल उनको खरीदने के लिए भी हमको ज़्यादा पैसा देना होगा, और ये पैसा हम किस में देते हैं? डॉलर में देते हैं। तो डॉलर को भी हमको ज़्यादा व्यय करना पड़ रहा है। तो हमारे जो फॉरेक्स है, जो विदेशी मुद्रा जो भंडार है, उसमें भी लगातार कमी हो रही है। तो ये हमको दोहरा चोट कर रहा है। एक, डॉलर जो फेडरल बैंक ने इनकी जो सेंट्रल बैंक के जो रेट है उसको बढ़ा दी, इसकी वजह से आसानी से मार्केट में नहीं आ पा रहा। दूसरा, जो ऑयल प्राइसेस, फूड प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको हमको लेने के लिए भी पहले से जो ज़्यादा करेंसी, जो ज़्यादा डॉलर है, उसको खर्च करना पड़ रहा है। तो हमारा जो विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसमें कमी आ रही थी, दोहरी मार भारत को पड़ रहा है। और इस आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि इस जो दोहरी मार है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। बेसिकली डॉलर जो लगातार अप्रिशिएट कर रहा है, उसे जो बाकी करेंसी जो डिप्रिशिएट कर रही है, इससे बचने के लिए क्या होगा? यदि डॉलर की जो मांग है वो थोड़ी सी कम कर दी जाए, किसी भी प्रकार से जहां जहां संभव हो, तब थोड़ा सा जो हमारी घरेलू जो मुद्रा है, जो रुपए है, वो थोड़ा सा सस्टेन कर पाएगी। और डॉलर की मांग कैसे कम होगी? जब हम जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जो हम इंटरनेशनल जो भी हम ट्रेड करते हैं, उसमें जो हम एक्सचेंज जो करते हैं मनी को, उसमें हमको डॉलर को रिप्लेस करके दूसरी जो मुद्रा है उनको देखना पड़ेगा। और इस समय सबसे बेहतर विकल्प क्या, अपने रुपए में ही यदि ट्रेड करें तो इससे दोहरा फायदा होगा। पहली बात, हम डॉलर को अवॉइड करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारा फॉरेक्स है, इससे हम डॉलर को खर्च करने से बचेंगे। एक तो ये कि इससे डॉलर की डिमांड थोड़ी सी कम होगी। दूसरा, जो हमारा रुपए है, जब हम इसमें ट्रेड करेंगे तो इसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी। तो जो ओवरऑल क्या है, जो हमारा जो डिप्रिशिएट हो रहा है, जो इकोनॉमी में जो मनी की जो वैल्यू, जो रुपए की जो वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही, उसमें कुछ हद तक ये संभलेगी। तो बेसिकली इसमें पूरे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि स्पेशली जो अभी रशिया की बात कही जा रही है, रशिया और इंडिया ट्रेड, इसमें हम यदि उसको रूबल रुपी यदि हम रूबल रुपी ट्रेड में करते हैं, दोहरा फायदा, रशिया में सैंक्शन लगा, हम वैसे भी डॉलर में इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमको कुछ ना कुछ वैकल्पिक इसमें देखना पड़ेगा, वैकल्पिक तरीका देखना ही देखना होगा। और ऐतिहासिक तौर पर भारत और रशिया, सोवियत के ज़माने में भी ऐसा था कि जब रूपी रूबल ट्रेड हमने किया हुआ था, सक्सेसफुली हमने किया हुआ था, तो वहाँ से उदाहरण लेते हुए यदि ऐसा हम करते हैं तो इससे हमको दोहरा लाभ होगा, हमारा ट्रेड भी बेहतर होगा। दूसरी बात है कि जो डॉलर की जो डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको भी हम थोड़ा सा उस पर काबू करने का प्रयास करेंगे। रुपए की डिमांड थोड़ी सी बढ़ सकती है, और ओवरऑल जो 80 रुपए के आसपास जो हमारा रुपए की वैल्यू जा रही है, ये इससे और ज़्यादा नहीं गिरेगा, और कुछ हद तक इसमें लगाम लगाया जा सकेगा। अब इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली क्या बात आ रही है कि जैसे बहुत सारा अभी क्या इसमें देखा जा रहा है, रशिया से भारत क्या क्या ले रहा है, सबसे ज़्यादा जो ले रहा है ऑयल प्रेजेंट टाइम में इंपोर्ट कर रहा है रशिया से। इसके अलावा जो दूसरे डायमंड वहाँ से हम लेते हैं। तो अभी जो लगातार ऑयल जो भारत वहाँ से कच्चा तेल रशिया से ले रहा है, इसके अलावा इसको क्या करते हैं, हम अपनी जो रिफाइनरी है, भारत में काफ़ी उच्च कोटि की रिफाइनरी मौजूद है, जहाँ पे हम क्रूड ऑयल को लेते हैं, उसको प्रोसीड करते हैं, और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, चाहे वो पेट्रोल एटसेट्रा जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं क्रूड ऑयल से, वो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और हम मेजरली एक्सपोर्ट कहाँ कर देते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज़ पे। तो वेस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब इसमें भी काफ़ी थोड़ा सा विवाद भी हो रहा है, बहुत आपत्तियाँ भी उठ रही हैं कि भाई किसी जो इंडिया है वो रशिया का जो ऑयल है वो वेस्ट ने रशिया पर जो है सैंक्शन लगाया है, वहाँ के तेलों को उस पर बहुत सारी चीज़ों पर सैंक्शन लगा रहा है। और ऐसे में जो इंडिया है वो रशियन ऑयल को एक तरीके से बैकडोर सपोर्ट कर रहा है, और जो वेस्ट है
वो बड़ा एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो रही। एक तरफ तो ये सैंक्शन लगा रहा है, दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं रशियन ऑयल को ही खरीद के जो पूरे वॉर है उसको सपोर्ट करने का एक बैकडोर सपोर्ट की तरीके से भी ये काम कर रहा है। इसके अलावा आर्टिकल में ये बात कही जा रही, जो S-400 जो अभी हमने डिफेंस सिस्टम रशिया से परचेज किया, जहां पर जो बात ये भी हो रही थी, जो काटसा के तहत में जो यूएस है वो भारत पर सैंक्शन लगा देगा कि चूंकि रशिया पर इसने सैंक्शन लगाया हुआ है और रशिया से जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसको भारत लेगा तो ये सैंक्शन लगा देगा। हालांकि ऐसा सैंक्शन जो यूएस है इसने ईरान और चाइना पर लगाया भी था, किंतु ये भी देखा गया जो यूएस कांग्रेस है उसने भारत को क्या दे दिया, एक वेवर दे दिया इस सैंक्शन से कि चलिए हम भारत पर एक सैंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारत जो S-400 रशिया से लेगा, भारत की अपनी ज़रूरतें हैं, भारत को बिल्कुल हम दूसरे कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो जियोपॉलिटिकल है भारत की वो बिल्कुल अलग है, और भारत की जो नेबर है, चाहे हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो या हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हो, वो जो वहाँ पर हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे कभी भी युद्ध के खतरे हो सकते हैं। ऐसे में भारत को जो कांग्रेस है यूएस की उसने वेवर दे दिया। अब सवाल यहाँ पर आर्टिकल में ये भी उठाया जा रहा है कि यदि लगातार जो भारत ऐसे प्रयास करेगा जिसमें डॉलर को अवॉइड किया जा सके, तो एक तरफ जो यूएस ही वेवर हटा रहा है, दूसरी तरफ हम यूएस की ही करेंसी को साइडलाइन करने का प्रयास करेंगे, तो ये सब एज अ हर्डल हो सकता है कि आगे काम करे। बट अभी क्या है, अभी वर्तमान जरूरत यह है कि जो आज का जो वर्तमान जो सिचुएशन है, जो जियोपॉलिटिकल आज की जो सिनारियो बन चुका है, उसमें भारत अपने देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए रुपए में ट्रेड करे, रूबल में ट्रेड करे, रुपए रूबल ट्रेड में करे। ये तो रशिया के कंसर्न में होगा, इवन और बेहतर होगा दूसरे कंट्रीज में भी जहां पर भी पॉसिबल हो डॉलर को अवॉइड करना, वहां पर डॉलर को अवॉइड करे, रुपए को प्रमोट करे, और जिससे क्या होगी, जो डॉलर है उसकी जो डोमिनेशन है वो थोड़ी सी हम उसको चुनौती या एक तरीके से उसको चेकलाइन कर सके। बेसिकली चुनौती तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, हमको अपने रुपए को गिरने नहीं देना है, उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट को तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों आज के हिंदू में इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।